Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that all of you are fine and doing well in your studies as well. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का, जो कि है क्या निराश हुआ जाए। तो ये जो है आपकी जो ये कहानी है ये हजारी प्रसाद जो आपकी कवि है उनके द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस कवि है। तो आज हम इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं। तो अब ये चैप्टर को डियर स्टूडेंट आप ध्यान से पढ़िएगा जो भी मैं पढ़ रही हूँ। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यानी कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, क्योंकि अगर आप हर जगह आजकल देखो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह हर कोई आदमी आजकल करप्ट है। और अगर मैं आपको बात करूं समाचार पत्रों की, आपने देखा होगा कोई कोई मीडिया होते हैं जो भाई जो आपकी बीजेपी पार्टी है उनका बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ APP न्यूज़ अगर आप जानते हो तो हमेशा बीजेपी के अपोजिट जाते हैं, लेकिन अगर आप आज तक देखते हो तो वो हमेशा बीजेपी के साथ जाते हैं। बीजेपी जो कर रही है वो अच्छे बात मानते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट, हर कोई चैनल जो है वो आजकल करप्ट है, क्योंकि हर कोई चैनल को किसी न किसी ने खरीद रखा है और वो चैनल उसी को दिखाई जा रहा है, क्योंकि उसको उस पार्टी द्वारा या उस कंपनी द्वारा पैसा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है आजकल भ्रष्टाचार में ही जो है स्थित है। तो यहाँ पे देखो, आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण है बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। आरोप प्रत्यारोप यानी कि आपका आरोप लगाना, आरोप लगाए जा रहे हैं आजकल। कोई भी आदमी में आप देखोगे तो आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई भी देश का ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। ये वो कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति, जो भी आपका हर कोई व्यक्ति है, उसको एक संदेह की दृष्टि से जो है देखा जा रहा है कि भाई इसमें मेरे को शक है तो इसने ही कुछ ना कुछ करा होगा। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष लगाए जा रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है यानी कि जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही दोष लगाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते होंगे न्यूज़ वगैरह तो आपने देखा होगा ना कि जो अरविंद केजरीवाल है वो जो है ऊंचे पद पर है, नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में जो काम नहीं करे, मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया उसी साइड से दिखा रहा है, वो ये नहीं दिखा रहा कि भाई क्या अच्छे काम करेंगे। इसलिए जो उतने ऊंचे पद पर है उसे और ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और उसमें अधिक दोष लगाए जा रहे हैं। बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है उसमें हमेशा आरोप ही लगाए जा रहे हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल जो कुछ भी करता है उसमें लोग ज़बरदस्ती घुस कर दोष जो उस व्यक्ति के अंदर हैं वो जो है देखते रहते हैं, उसे खोजते रहते हैं कि भाई क्या दोष है इसके अंदर। उसके जो सारे गुण हैं वो भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि भाई वो पर्सन में क्या क्वालिटी है वो हम लोग नहीं देख रहे, लेकिन हम इतना देख रहे हैं कि भाई वो पर्सन जो है इसमें दोष है और दोष को ही लगाए जा रहे हैं। जैसे मीडिया देखा होगा ना, मैंने अभी आपको अरविंद केजरीवाल वाला एग्जाम्पल दिया। आजकल मीडिया क्या कर रहा है कि भाई दिल्ली में बाढ़ आ गई तो दिल्ली में बाढ़ का कारण अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कोई अच्छी चीज़ करी नहीं इसलिए वहाँ ये सब हो रहा है। लेकिन कोई मीडिया आपको क्या ये सब बता रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या अच्छी चीज़ कही है, क्या अच्छी चीज़ उसने करी है। एक ही साइड न्यूज़ पकड़ के वो लोग दिखा दे रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपको भी लगता होगा कि भैया अरविंद केजरीवाल कितना बेकार इंसान है, इसने कुछ करा ही नहीं है, इसमें सिर्फ दोष ही दोष भरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने दिल्ली में बहुत सारे अच्छे काम भी करे, है ना, लेकिन वो मीडिया आपको नहीं दिखाता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपकी स्थिति ऐसी है, अगर हर जगह यही हो रहा है, अगर हर जगह आपके दोष ही देखे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग एक साइड ही इंसान को देख रहे हैं, क्यों हम उसकी दूसरी साइड नहीं देख रहे कि भाई वो क्या उसमें गुण है, क्या उसमें अच्छे गुण हैं, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था।
रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। तो आप यहाँ पे देखो, क्या यही भारतवर्ष है, मतलब भारतवर्ष या क्या यही है भारतवर्ष, यानी कि भारत की बात की जा रही है, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था कि भाई अब फ्यूचर में जो है ये भारत ऐसा बनेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था, मदन मोहन मालवीय ने देखा था कि भाई अभी तो ये भारत ऐसा है, लेकिन फ्यूचर में भारत बहुत ही डेवलप्ड कंट्री होगी। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सवाल, क्या आपको अभी भारत में कोई डेवलपमेंट दिख रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि भारत में कोई चेंजेस हैं? हर जगह करप्शन है, हर जगह जो है आपका भ्रष्टाचार है, और हर जगह आपके दोष फैले हैं। क्या भारत वैसा बन पाया जो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, जो मदन मोहन इन सब ने देखा था? नहीं बन पाया, है ना। तो सभ्य भारतवर्ष की किस गहवर में डूब गया? गहवर मतलब डियर स्टूडेंट आपका गड्ढा। किस गड्ढे में भारतवर्ष का जो संस्कृति है, जो उसकी सभ्य संस्कृति है, वो कहाँ डूब गई है? आज अगर आपने सुना होगा कि जो हम लोग भारतीय लोग हैं, हमारे वहाँ एक संस्कृति हुआ करती थी कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि हमारे लिए भगवान के समान है। लेकिन क्या आजकल वो जो आपकी पहले से हुआ करती थी सभ्य संस्कृति, क्या वो आज है? नहीं है, क्योंकि आज लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि भाई ये अतिथि आ तो गया, अब ये जाएगा कब। हमें सिर्फ यही हुए रहते हैं कि कब ये जाएगा, कब ये जाएगा। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। पुराने ज़माने में हम कहते थे कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि आया है एकदम भगवान के समान है, और जितने दिन रहे उतने दिन। लेकिन आजकल लोग गिनते रहते हैं कि भाई 1-2 दिन हो गए, अभी तक नहीं गया, अभी तक नहीं गया, है ना। तो ये क्या यही भारतवर्ष है? क्या यही भारतवर्ष की संस्कृति है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपना का भारत है और रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, आर्य, द्रविड़, जो ये सारे आपको कास्ट वगैरह बताए गए हैं, जो आपका भारत था, भारत के आदर्श जो थे वो बहुत अच्छे थे, है ना। भारत के आदर्शों को वही माना जाता था कि भाई भारत कितना ज़्यादा वो है। मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? जिसमें इतनी मानवता थी, क्या वो अब नहीं रही? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई भारत की संस्कृति जो सभ्य थी, क्या वो अब सूख गई है? क्या वो अब गड्ढे में गिर गई है? कि वो वही कुछ हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों यानी कि आपके विद्वानों का सपना है भारत के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सोचा। जैसे गांधी जी ने सोचा था कि फ्यूचर में भारत बहुत डेवलप्ड होगा, लेकिन जो गांधी जी सोचा था, गांधी जी ने जो सोचा था, क्या वो अभी तक हो पाया? नहीं हो पाया वो। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फेरेब का रोजगार करने वाले फूल रहे हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट, इन दिनों ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी, जो मेहनत से मतलब काम कर रहा है, जो अपना निष्ठा से काम कर रहा है, जो अपने जीविका चला रहे हैं, जीविका यानी कि अपनी रोजी रोटी द्वारा अपना जीवन काट रहे हैं, वो जो श्रम वाले लोग होते हैं, तो परिश्रम करके अपना जीवन चला रहे हैं, वो अब सब सूख रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो सब मतलब पिस गए हैं काम कर करके। लेकिन जो झूठ और फेरेब यानी कि जो डकैती, चोरी, तस्करी, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो फुल रहे हैं, यानी कि उनको बहुत पैसा वगैरह मिल रहा है, वो बहुत अच्छी जीविका जी रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राप्य समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल भीरू यानी कि कायर दिए स्टूडेंट। अब जो आपकी ईमानदारी है वो मूर्खता, लोग समझने लगे कि भाई ईमानदारी में कुछ रखा तका नहीं है, हम भी चोरी टकैती करते हैं और आराम से अपना पैसे वैसे डाल के बैठे रहते हैं घर में। सच्चाई केवल भीरू यानी कि सच्चाई जो है केवल कायर और बेबस लोगों के हिस्से पर पड़ी है। कायर और बेबस यानी कि ऐसा वो लोग सोच रहे हैं कि भाई जो लोग कायर हैं, जो लोग डरपोक हैं, वही लोग ईमानदारी से चल रहे हैं, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। जो लोग डकैती कर रहे हैं, जो लोग चोरी कर रहे हैं, है ना,
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की स्थिति ही हिलने लगी है। यानी कि जीवन के क्या मूल्य थे, जीवन के क्या मूल तत्व थे, क्यों हमें जीवन में भेजा गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग भूल चुके हैं। लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि भाई हमारा तो अच्छा खासा जीवन चल रहा है, हमें क्या मतलब करता है और लोगों के जीवन से। लोगों के मन में ऐसी भावना आजकल आने लगी है ना। अब डियर अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, जो कि ये भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक यानी कि बनावटी, और संग्रह यानी कि एकत्र करना, ठीक है। भारतवर्ष ने कभी बनावटी वस्तुओं को इतना अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भावों से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, ठीक है। मतलब कि भाई जो भारतवर्ष है उसने कभी भी बनावटी वस्तुओं को ना इतना अधिक महत्व नहीं दिया। और उसकी दृष्टि जो मनुष्य है, जिनका अंदर जो है आंतरिक गुण है जो बैठा हुआ है, वो चरम था और परम था। मतलब भारतवर्ष की पहले की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो भारतवर्ष बहुत अच्छा था, उसके आदर्श बहुत अच्छे थे, उसकी संस्कृति बहुत अच्छी थी, उसकी सभ्य संस्कृति मानी जाती थी। लेकिन क्या आपको आज वो संस्कृति दिखने को मिल रही है? क्या आपको आज दिख रहा है कि भाई लोगों के मन में आज भी उतनी अच्छी भावनाएं, जितनी अच्छी भावना उनके मन में पहले थी? नहीं है, ठीक है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्वान रहते हैं। लोभ, मोह यानी कि ज़्यादा लालच, प्यार और काम या क्रोध, ये सारे विचार तो मनुष्य के रूप में स्वाभाविक ही रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि भाई हाँ, हमें पता है कि भाई लालच, मोह और ये क्रोध जो है ये सारे मनुष्य के स्वाभाविक रूप है। यानी कि मनुष्य को ऐसा लगता है, कभी कभी मनुष्य लालची हो जाता है, कभी कभी मनुष्य को क्रोध आ जाता है। लेकिन कभी कभी लालची हो जाना या कभी कभी ज़्यादा क्रोध ही आ जाना, अगर हम इसे अपने भौतिक जीवन, अगर हम इसे अपने जीवन में उतार रहे हैं तो ये तो हमारे लिए गलत बात है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो भारत ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना था कि भाई तुम उसी के इशारे में क्यों चल रहे हो, लेकिन उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न लिया था पहले के भारत में। लेकिन आजकल भारत ऐसा नहीं है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, गुमराह के लिए ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको आज लगता है कि भूत की उपेक्षा की जा सकती है, बीमार के लिए दवाइयाँ लाने की उपेक्षा की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते में ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती? यानी कि जो हम सोच रहे हैं कि भाई जो भूख है हम लोग जो है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, वो जो है नहीं किया जा सकता। और जो बीमार है उसके लिए दवा भी आजकल नहीं आ पा रही है ना। गुमराह जो है, जो आप जिसने कत्ल किया, जिसने आपका कुछ अपराध किया है, उसको आप ठीक रास्ते में ला रहे हो, इसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कैसा है वो ठीक रास्ते में, जब इतना भ्रष्टाचार आपके पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वह ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा को और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कि भाई इस देश के जो कोटि कोटि यानी कि करोड़ों भी गरीब लोग हैं, जो दरिद्र जनों यानी कि गरीब लोग, उनको हीन अवस्था से दूर ले जाने के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। जैसे भाई आपको भूख नहीं लगेगी, आपको हर महीना आपके अकाउंट में 5,000 रुपये जाएंगे, और साथ ही साथ आपके लिए पैसा भी आएगा, आपको शिक्षा भी दी जाएगी, सरकारी स्कूल खोले गए, वहाँ से आपको किताबें सब फ्री मिलेंगी, सारे मतलब सुचारू और उन्नत बनाने के लिए।
परंतु जिन लोगों को इस कार्यों में लगना है, जिन लोगों को इस कार्य में जाना है, जिन लोगों को ये कार्य करना है, क्या उनका मन हमेशा पवित्र है? क्या वो हमेशा यही सोच के कार्य कर रहे हैं कि भाई हाँ हमें भी कुछ करना है, भाई बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए हम लोग सुविधा ला रहे हैं, उनको हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। जिनको इस कार्यों में लगना है, जो लोग मिड डे मील प्रोवाइड करा रहे हैं, जो लोग बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, वही अपने अगर लक्ष्य से हट जाएंगे, वही ये सोचने लगेंगे कि भाई हमें क्या मिल रहा है इस चीज़ से, तो क्या वो सारी सुख सुविधाएं गरीब लोगों को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। इससे आप सोचोगे भाई कितने कायदे कानून लाए, लेकिन भ्रष्टाचार का लेवल भी बढ़ा हुआ है। भाई सरकार ने पहले जो है कार्ड दिखाने का बनाया, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने भी फेक कार्ड बना के गरीबों के अकाउंट के जो 5,000 रुपये थे वो अपने अकाउंट में डलवाने लगे। उसके बाद सरकार ने उसका भी नियम निकाला कि भैया फिंगरप्रिंट लगेगा, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं से कम नहीं है, भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहे हैं। और जितना जितना सरकार कर रही है उतना उतना भ्रष्टाचारियों का भी बढ़ते जा रहा है, और वो भी अलग अलग तरीके देख पा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर से ये भावना नहीं आएगी कि भाई हम नहीं कर सकते ये चीज़, तब तक भ्रष्टाचार जो है आपका कम नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, आपका भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब देखो, भारतवर्ष का जो कानून है सदा धर्म का रूप देखता आ रहा है। आपने देखा होगा कोर्ट वोट में भी जब चीज़ें चलती रहती है ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले भगवत गीता लाते हैं और फिर वहाँ पे आपको उसकी कसम खाने को कहते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए कुरान लाते हैं, सबकी होली बुक्स लाते हैं ना। जो भारतीय लोग थे उनको कहीं ना कहीं अपने धर्म से बहुत लगाव था। वो नहीं चाहते थे कि उनका धर्म कहीं ना कहीं उनका धर्म जाए, या उनको धर्म को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाए, या उसके धर्म को जो है बार बार नीची नज़रों से देखा जाए। लेकिन आजकल के कानून और धर्म में अंतर आ गया है। धर्म हमें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हम कानून को धोखा दे सकते हैं। ऐसी भावनाएं लोगों के मन के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। यही कारण डियर स्टूडेंट कि जो आपके धर्म भीरू लोग होते हैं, कि धर्म से जो डरते हैं, वो लोग आज भी जो कानून होते हैं उनसे डरते हैं, और जो कोर्ट में उन्हें जो भी चीज़ बोलनी होती है वो एकदम सच बोलते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से जो है डरते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है आपका, इसी बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। तो डियर अभी भी चाहे आप कितना ही देख लो, लेकिन भारतवर्ष में अभी भी लोग यही मानते हैं कि जो धर्म है वो हमारे जो कानून और नियम है उनसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता, ठीक है। तो आपका ये जो शब्द है ये बहुत सारे शब्दों के मेल से बना हुआ है। आध्यात्मिकता, ठीक है। आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, यानी कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जो आपके आध्यात्मिकता है, इन सब के मूल्य जो हैं बने हुए हैं। वह दब आवश्यक है, वह अभी दबे तो है, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल किसी के अंदर इतनी ईमानदारी नहीं रही, लेकिन नष्ट नहीं हुए अभी। भाई हमें पता है कि दब गए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गए, ठीक है। तो आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे का पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लेकिन अभी भाई ख़त्म नहीं हुई है आपकी ईमानदारी। वो कभी कभी जो मनुष्य, कोई मनुष्य प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, और साथ ही साथ दूसरों को पीड़ा जब वो पहुंचाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि भाई उन्हें भी अब पाप लगेगा। तो भाई जो आपके व्यक्तिगत जीवन है, जो आपका मनुष्य है, ये इन सब बातों का जो है परिचय करता है, इन सब बातों से वो गुजरता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना
चाहते हैं जो गलत तरीके से ध्यान या मान संग्रह करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार का कितना ज़्यादा गुस्सा है, हर जगह भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। ये साफ साबित करता है कि जो हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, यानी कि हम लोग ऐसी चीज़ों को अच्छा नहीं मानते, तभी हम लोग भ्रष्टाचार की खबरें ज़्यादा अखबार और इन सब चीज़ों में दिखा रहे हैं। और समाज में उनका प्रतिष्ठा, यानी कि जो भ्रष्टाचारियों की प्रतिष्ठा, जो भ्रष्टाचारियों की पावर है, उनको कम करने के लिए हमारा यही तरीका हम लोग यहाँ अपना रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, वो है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जा रहा है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, दोषों का हमें पर्दाफाश करना चाहिए, है ना। वो सब लोग करते भी है, पुलिस जो है हमारी कर देती है, कभी कभी मीडिया जो है आपने देखा होगा पर्दाफाश करती है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घटित में रस लिया जा रहा है, किसी के आचरण से, यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उसके उसमें से गलत पक्ष उठाया जा रहा है और उसका रस लिया जा रहा है, उसके और अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, दोषोद्घाटन यानी कि दोषों की खोज करने को एकमात्र कर्तव्य मान लिया, यानी कि भाई दोष की हम खोज कर रहे हैं, बस वो हमारा मान्य कर्तव्य है। हमें गुण नहीं देखने, हमें सिर्फ और सिर्फ दोष में ध्यान देना है कि भाई इस आदमी के अंदर क्या दोष है, हम लोग वही देखेंगे। ये आजकल के लोगों के अंदर जो है भावनाएं आने लग गई हैं। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है बुराई में रस लाने बुरी बात है। बुराई में रस लाना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी कि भाई बुरी बात ये तो है ही कि तुम लोग जो है बुरी आदतों का जो है उतना ही रस निकाल लो कि भाई हाँ अंदर ही अंदर उसके इतने गुण निकाल लो कि भाई वो इंसान को तुमने कभी भी गुणी माना ही नहीं है। लेकिन अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना वो और भी बुरी बात है कि भाई इसके अंदर कोई अच्छाई है लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो, ये और भी ज़्यादा बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटनी है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती हैं। सैकड़ों घटनाएं जो ऐसी होती हैं उसमें उजागर करने के लिए जो लोकचित्त होते हैं, अच्छाई के प्रति वहाँ अच्छी भावनाएं जगती हैं। लेकिन वो लोग नहीं देखते, लोग हमेशा वो देखते हैं कि भाई इस घटना में क्या दोष हुआ है। उनको ये देखने से मतलब नहीं होता कि भाई ये घटना में अच्छाई चीज़ भी हुई है, कुछ नहीं। उनको सिर्फ इतना देखना है कि भाई इस घटना में क्या बुरी चीज़ है, क्या दोष है। एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हुए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हुए एक बार क्या करा, लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, ठीक है, और वो फटाफट गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हो रहा हुआ, यानी कि हर आदमी का वो चेहरा पहचानते हुए आ रहे थे टिकट बाबू, ठीक है। तो वो अपना हर आदमी का जो है चेहरा पहचानते हुए आ रहे थे, ठीक है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता यानी कि बहुत ही पोलाइटनेस जो आजकल किसी में आपको दिखती नहीं होगी, भाई कोई पोलाइट नहीं है, सबको अंदर ही अंदर गुस्सा ही आया होता है ना। मेरे हाथ में 90 रुपये रख गया और बोला यह बहुत गलती हो गई थी। तो वो बोला कि भाई वो हमारे डिब्बे में आया, उसने हमें 90 रुपये दिए और बोला कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, यानी कि उसने अपने ऊपर गलती ले ली। उसने कहा कि आपने नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा था, ये बहुत गलती हो गई थी। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा यानी कि बड़ेपन के भाव। उसको ये नहीं था कि भाई अरे 100 रुपये मिले रख लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ा, उन लोगों को तो पता भी नहीं कि उन्होंने 100 रुपये दिए हैं, मैं रख लेता हूँ। लेकिन नहीं, अभी भी इंसानी थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 90 रुपये के नोट जो है उनको वापस करें।
कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी उनकी अवांछित घटनाएं यानी कि अनचाही घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचा धोखा के अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन वो कैसे कहूँ कि भाई सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। ऐसी घटनाएं भी आजकल डियर स्टूडेंट हो रही हैं जिनमें अभी भी अच्छाई है, जिनमें अभी भी ईमानदारी के गुण हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। चलो ये वाला तो चलो ख़त्म हो गया, एक बार फिर से स्टार्ट होती है कहानी। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, उसमें मेरे साथ मेरे पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। क्या हुआ डियर स्टूडेंट, एक बार जो था लेखक की पत्नी, उनके जो 3 बच्चे थे, वो सब एक बस में जा रहे थे। तो बस ख़राब थी, रुक रुक कर चल रही थी। तो 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह थी, वहाँ पे बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस रुक गई। रात के कोई 10 बज रहे होंगे, यानी कि रात में 10 बजे थे और बस रुक गई थी। बस में रात्रि घबरा गए, मतलब घबरा गए। बस के जो यात्री थे, बस में जो भी यात्री बैठे थे, सब के सब घबरा गए थे। सबको डर लग रहा था, क्योंकि रात के 10 बजे थे और एक सुनसान जगह में अगर बस रुकती है तो ऑब्वियसली सबको डर लगेगा ही। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी कि कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर वो चले गया। तो अब क्या हुआ, लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यानी कि लोग सोचने लगे कि भाई ये लोग तो साइकिल भाग रहे हैं और हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सुनसान जगह में रात में 10 बजे खड़े हैं, बस में बैठे। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा तो यहाँ पे देखो, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू करी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है। डकैती यानी कि अजीब सा हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, यानी कि इस बस से सारे यात्रियों से पैसे लिए गए थे और उनको छोड़ा नहीं गया था कहीं पर। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। यानी लेखक कह रहे हैं कि परिवार से ही अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, पानी कहीं में मिल नहीं रहा था क्योंकि सुनसान जगह थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, और आदमियों का जो डर है वो भी समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। यानी नौजवान यानी कि जो जवान लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये ड्राइवर को हम पीटेंगे, इसने हमारे साथ धोखा किया है, और ये अपना साइकिल लेके भाग गया। ठीक है, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर यानी कि ड्राइवर जो थे, ड्राइवर भी बहुत डर गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। यानी कि अभी तक तो कंडक्टर की बात हो रही थी, जो कंडक्टर भागा था साइकिल लेकर। ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब भी लोगों ने बनाया, और ड्राइवर को बहुत डर लगने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, यानी कि डर से या परेशान से मेरी ओर देखने लगा और बोला। यानी कि भाई जो वो ड्राइवर था वो बहुत ही परेशान ढंग से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। ये लोग मारेंगे, यानी कि मेरे को बचाइए, हम लोग बस का कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे को फट से बचा लीजिए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो वही उस कातर यानी कि डर या परेशान भावना से जब उसकी तरफ मैंने देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को यात्रियों को समझाना चाहिए कि ये मारना पीटना सही बात नहीं है, आपको किसी को भी मारना नहीं चाहिए। परंतु तो यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यात्री इतने डर गए थे कि हमें सुनसान जगह में छोड़ दिया 10 बजे में, तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है।
मतलब कि भाई ये हमें धोखा दे रहा है, इसकी बातों में आप मत आओ, ये ड्राइवर खाली ऐसे ही मुंह बनाते हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के वहाँ पे भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचा लिया। बहुत भयभीत था, यानी कि बहुत डरा था, लेकिन फिर भी मैंने ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी कि बच्चे पानी मांगे तो पहले चिल्ला ही रहते, लेकिन अब उनको भूख भी लगने लगी थी, वो भूख से भी व्याकुल हो गए थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी, यानी कि पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह में घेर कर रख लिया, यानी कि उसे मारा तो नहीं लेकिन उसको घेर कर रख दिया, यानी कि उसके चारों ओर लोग खड़े हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले तो जो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा, यानी कि उनको लगा कि भाई कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित लगा। ठीक है, पर मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विषय असर नहीं पड़ा, यानी कि विशेष असर नहीं पड़ा। यानी कि मैं रोया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस समय मैं देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। यानी कि आपको लग रहा है डियर स्टूडेंट कि भाई जिनको लोग समझ रहे थे कि ये हमें धोखा दे के चले गया, ये डाकुओं के वहाँ भेज दिया गया इसे, लेकिन असल में जो कंडक्टर था वो एक नई बस लाने गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेते आया। यानी कि वो बोला कि भाई पंडित जी आपके बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे, भूख से व्याकुल भी थे, दूध भी चाहिए था, पानी भी चाहिए था, तो मैं वो भी ले आया हूँ, आप इनको पिला दीजिए। ठीक है। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, यानी कि रात्रि में जान आया और सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी कि 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अभी भी डियर स्टूडेंट, हम लोग ये नहीं कह सकते थे मनुष्यता पूरी समाप्त हो गई, क्योंकि अगर कंडक्टर जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं तो आपकी मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टर हो गया है तो जीवन कष्टर हो गया, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने आकर सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। यानी कि डियर स्टूडेंट, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आजकल भी संसार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, जिसमें लोग हमारी मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कंडक्टर ने बच्चों का रोना नहीं देखा गया, यानी कि मनुष्यता अभी उसके अंदर है और हम ये नहीं कह सकते कि भाई मनुष्यता अभी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत को भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़ता है, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने गीत को भगवान से प्रार्थना करी थी कि भाई इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़ता है, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों में भी प्रभु तू ही है, ऐसी शक्ति मेरे को दो कि मैं कभी भी आप पर संदेह निकालना स्टार्ट ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। ठीक है, मनुष्य मतलब गलत नतीजे तक पहुंच रहा है। आजकल मनुष्यता इतनी नहीं रही, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मनुष्यता समाप्त हो गई। मनुष्यता अभी भी है। कोई लोग ऐसे हैं जो अभी भी हमारे निस्वार्थ भाव जो है सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा सकता है, बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी कि अभी भी मनुष्यता ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इंसानियत है, अभी भी ईमानदारी है, अभी भी लोगों के मन में जो है निस्वार्थ की भावना है, यानी कि वो अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हैं जैसे कंडक्टर ने किया, है ना।
महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यही चैप्टर में बनाया गया। क्या निराश होना ज़रूरी है? नहीं है, क्योंकि अभी भी संसार में ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी संसार में ये है कि भाई मनुष्यता लोगों के अंदर है। मतलब इस पाठ का अगर मैं आपको सार बताऊँ 2 लाइन में, तो वो यही था कि मनुष्यता अभी भी है, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हाँ, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, जैसे जैसे आपकी जो है सरकार नए नियम लगाए जा रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्यता पूरी ख़त्म हो गई है। मनुष्यता लुप्त ज़रूर है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। बहुत ही सुंदर पाठ था आपका। मेरे को लग रहा है कि आपको पाठ पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर DS में आपको बहुत मज़ा आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। और ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर मार देना। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे और हिंदी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी है, जाओ फटाफट वहाँ देख के आ जाओ, क्योंकि आपका एक भी अगर लेक्चर मिस हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपके इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, इसमें हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अगर वो आप छोड़ सकते हैं तो वो बहुत बुरी बात है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।